हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और ये आज अपना अंतिम वेलकम है। यस, लास्ट क्लास ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लास्ट रेगुलर क्लास ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री का आज है लेक्चर नंबर 3। यस, तो बेटा आज वाला जो सेशन है इसमें हमें काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है, ठीक है। और मैं नहीं चाह रहा हूं कि मुझे अलग से कोई सेशन लेना पड़े, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि आज वाले सेशन में ही जो भी अपना बचा हुआ पोर्शन है इसको एक बार के लिए खत्म कर दिया जाए, है ना। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप करना जरा। आप लोगों की चैट मुझे एक बार फिर से नहीं दिखाई दे रही है ढंग से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। देखें, एक मिनट रुको, मैं एक बार ऐप ओपन कर लेता हूं। यह सब कुछ सही है। ओके, गुड 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 गुड। हाँ, अभी मुझे इधर आपकी चैट वगैरह दिखाई दे रही है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कुछ सही है मतलब, है ना। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए सेशन को हम लोग कर देते हैं बेटा स्टार्ट। पहले हम लोग अपना सिलेबस खत्म करते हैं, बातें बातें क्लास के लास्ट में करेंगे जब अपने पास टाइम रहेगा, ठीक है ना। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, इमल्शन क्या होते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा कोलोइड्स अराउंड सेट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला अपना पोर्शन रहने वाला है आज वाले सेशन में। ऑलराइट, इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूं। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, ये वाला पोर्शन बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है जी। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट किया जाए आज का, है ना। तो बेटा पहले हम लोग जो भी अपना बचा हुआ टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, है ना। फिर लास्ट में देखेंगे, अपने पास टाइम रहता है तो। ऑल राइट, तो मैं बेटा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स बता रहा हूं, है ना। कोलोइड्स आप कैसे बना सकते हो, एक बार फिर से मैं आप लोगों को कह देता हूं कि ये वाले जो नोट्स हैं आपको साथ साथ बनाने की जरूरत नहीं है ना, है ना, है ना। नोट्स, हाँ जी, हाँ जी। अरे पढ़ तो लो, अरे पढ़ाई तो कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है। अरे, अरे भैया कोई दुनिया छोड़ के थोड़ी ना जा रहा हूं मैं। हाँ हाँ, यहीं रहेंगे अभी, ठीक है। हाँ तो आ जाओ, देखें प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स की बात करते हैं। नोट्स आप मेरे साथ साथ मत बनाओ, है ना। क्लास के लास्ट में आप लोग नोट्स बना सकते हो अगर आपके पास टाइम रहे, और नहीं तो एक बार ये वाले जो नोट्स हैं इनकी कॉपी अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें पढ़ाई करनी हो तब आप इन नोट से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो अपने नोट से, है ना, ठीक है। ये काम आप कर लो। तो सबसे पहली चीज आती है केमिकल मेथड्स, है ना। आप केमिकल मेथड से कोलोइड्स बना सकते हो, और केमिकल मेथड में जनरली आपकी जो रिएक्शन होगी या तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस होंगी। ऐसी रिएक्शन से आप कोलोइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। तो देखो जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है ना। जैसे मान लो ये आर्सेनिक का ऑक्साइड है बेटा, इसकी रिएक्शन आपने H2S के साथ करवाई तो बन गया आपका आर्सेनिक सल्फाइड। ये है आपका कोलोइड, है ना। ये है बेटा आपका सोल, ये बन गया कोलोइड। तो ये है केमिकल मेथड, जब जहां पर दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके कोई तीसरी चीज बना रहे हो, और जो तीसरी चीज बने अगर वो कोलोइड बन जाए, तो दिस इज द केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। और यहां पर आप लोग देख ही रहे हो कि किसका एग्जांपल है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम लोगों ने ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यस, ये वाली रिएक्शन देखो, SO2 ने H2S के साथ रिएक्ट किया तो आपको सल्फर का सोल मिल गया। और ये वाली रिएक्शन कैसी है सर, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। हाँ ना, बोलो ना यार दादा। यस यस यस, है ना। हाँ, और देखो AuCl3 था बेटा, उसकी रिएक्शन आपने करवाई, इसका रिडक्शन हुआ AlCl3 का। कैसे पता लगा, इधर Au की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +3, और बेटा इधर जो Au का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और ये वाली लास्ट वाली रिएक्शन आपको दिख रही है कैसी, हाइड्रोलिसिस की। FeCl3 का हाइड्रोलिसिस हुआ तो आपको फेरिक ऑक्साइड का कोलोइड मिल जाएगा, है ना। तो ये है केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या सर हमें ये रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका और कोई इलाज नहीं है। एज इट इज ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऑल राइट बेटा, अगला जो मेथड है प्रिपरेशन का उसका नाम है पेप्टाइजेशन। हाँ, ये वाला मेथड इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है ना।
पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुनो सुनो इसको अच्छे से देख लो एक बार, बहुत आसान है ना। आपको क्या करना है, लेट से आपके पास एक प्रेसिपिटेट है। क्या है आपके पास, एक प्रेसिपिटेट है, और आप इस प्रेसिपिटेट को कोलॉइड में कन्वर्ट करना चाहते हो। भाई प्रेसिपिटेट इसका मतलब वो सेटल डाउन हो चुका है। आपका कोलॉइड कभी भी सेटल डाउन नहीं होता, कोलॉइड आपका स्टेबल होता है। सेटल डाउन कौन होता है, सस्पेंशन। जैसे मान लो पानी है, पानी के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स या फिर रेत के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, तो आप देखोगे थोड़े टाइम बाद वो जो रेत के पार्टिकल्स है ना, सिलिका, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगता है। क्यों, क्योंकि वो एग्जांपल है सस्पेंशन का। लेकिन जैसे मिल्क की मैं बात करूं, मिल्क एक कोलॉइड है, मिल्क सेटल डाउन थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है फैट अपने आप नीचे बैठ जाता है और ऊपर पानी पानी रह जाता है, नहीं ना। आपका जो मिल्क होता है वो एक कोलॉइड है, और कोलॉइड्स आर स्टेबल है ना, वो सेटल डाउन नहीं होते। ऑलराइट, तो ये प्रेसिपिटेट था, इसका मतलब ये कोलॉइड नहीं है। आपने क्या किया, इस ये प्रेसिपिटेट लिया, इस प्रेसिपिटेट में डाल दिया क्या, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है ना। डिस्पर्शन मीडियम लिया, उसमें प्रेसिपिटेट डाला, और प्रेसिपिटेट डाल के एकदम बढ़िया ढंग से शेक कर दिया, बहुत तगड़ा ढंग से हिला दिया। लेकिन ध्यान में रखना है, डिस्पर्शन मीडियम के साथ साथ आपको एक हल्का सा एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप लोगों को पता ही है, जैसे आपका NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोलाइट वाली कैटेगरी में आती है ना। तो क्या है पेप्टाइजेशन, आपके पास एक प्रेसिपिटेट था, इस प्रेसिपिटेट को आपने डिस्पर्शन मीडियम के साथ ऐड किया, और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, ये आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा, है ना। इस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या कमाल कर दिया ऐसा, ये तीनों चीजों को आपने एक बार बढ़िया ढंग से शेक किया, बढ़िया ढंग से हिलाया, बहुत अच्छे से शेक किया, आपको दिखा कि ये जो आपका प्रेसिपिटेट था ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, सर ये कन्वर्ट हो गया है कोलॉइड में। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पेप्टाइजेशन कहा जाता है। क्या ये आसान है, हाँ जी हाँ जी, क्या ये चीज आसान है, एक बार जल्दी बताओ। देखें, देखो ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड्स बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, इट्स कॉल्ड पेप्टाइजेशन। और जो आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था, ये जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा आपने ऐड किया है, इसको क्या बोला जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहा जाता है, पेप्टाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ये बहुत ही आसान है, यस ये बहुत ही आसान सा मेथड है पेप्टाइजेशन। फिर उसके बाद एक और मेथड है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, या फिर इसका ज्यादा फेमस नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। क्या नाम है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, है ना। अब ये क्या होता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यह मेथड कौन से कोलॉइड बनाने में यूज किया जाता है। यस, इससे कौन सा कोलॉइड बनाने में यूज किया जाता है, ये वाला मेथड। तो देखो यहां पर लिखा है आपके सामने, गोल्ड हो गया, AU हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऐसी जो मेटल्स होती हैं, है ना, ऐसी जो मेटल्स होती हैं, इनके लिए, इनका अगर आपको सोल बनाना है, इनका अगर आपको कोलॉइड बनाना है, तो उसके लिए आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड आप यूज कर सकते हो। क्लियर, तो ये नाम याद रख लेना, मेटल्स के नाम याद रख लेना, फिर कह रहा हूं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो, इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में होता क्या है, देखो आपको क्या करना है, आपने एक बीकर ले रखा है, ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या ऐड कर रखा है, डिस्पर्शन मीडियम। मान लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम आपका पानी है, तो आपने पानी ले लिया, और इस पानी के चारों तरफ क्या ले रखा आपने, आइस बात है ना, आइस ले रखा है ना, ठंडक देने के लिए, है ना। गर्मियों में ऐसा होता है ना, ठंडा ठंडा करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आइस यूज किया जाता है। अब देखो आपने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड बना लिए, जैसे ये वाला इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है, ऑब्वियस ही बात है, इन दो इलेक्ट्रोड में से एक होगा कैथोड, एक होगा एनोड, एक होगा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एक होगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, यस ये इलेक्ट्रोड उस मेटल का बना होता है जिस मेटल का आपको कोलॉइड बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो आपको अगर Ag का कोलॉइड बनाना है तो Ag के इलेक्ट्रोड ले लेना, प्लेटिनम का बनाना है तो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड ले लेना, ठीक है ना। और आप क्या करोगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक आर प्रोवाइड करना है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आपको करनी है। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे ये किसके अंदर डूबे हुए हैं, ये बेटा डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डूबे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से होगा क्या, होगा ऐसा कि इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत खतरनाक हीट प्रोड्यूस होगी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो मेटल है ये हो जाएगा वेपराइज। इतनी जबरदस्त हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी जबरदस्त हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटल बेटा वेपराइज हो जाएगा। और ये जो आपने बाहर आइस बात ले रखा है, ये उस वेपर को क्या करेगा, कंडेंस कर देगा। कंडेंस जैसे ही करेगा आपको उस मेटल का कोलॉइड मिल जाएगा। बस इतना सा मेथड होता है, और कुछ ज्यादा
नहीं होता। ठीक है, दिस इज द मेथड इलेक्ट्रिक आर्क मेथड। बात समझ में आई क्या? यस, हाँ 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 बेटा, चैट में दिक्कत तो है आज, ठीक है, कभी कभी ठीक आ रही है, कभी कभी नहीं आ रही है ना, तो इसका इलाज तो अपने पास भी नहीं है, क्या करें हम, है ना। वो टेक वाले बंदे को मुझे लग रहा है काफी दिन से बीमार है वो टेक वाला बंदा ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि ये कुछ 2-4 दिन से पंगा आ रहा है। ऐसा ऐसा नहीं कि आज वाली क्लास में आया, ये सेम चीज 4-5 दिन से हो रही है ना, है ना, है ना। हाँ 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 जी, हाँ जी, आज अपनी लास्ट क्लास है, लेकिन लास्ट क्लास में पहले एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लेते ना। यस, मतलब एक बार के लिए ना इससे निपट जाते हैं, फिर उसके बाद अपने पास जो भी टाइम रहेगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों से बातचीत कर ली जाएगी। लेकिन अगर मान लो बातचीत पहले हो जाए, है ना, और अपना पार्टी खत्म ना हो, फिर तुम लास्ट में बोलोगे अरे भाई यार क्या थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के चला गया, है ना, ऐसा ना हो। तो एक बार के लिए हम लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं, छोटा सा पोर्शन अभी खत्म कर लेंगे इसको। ऑलराइट, हाँ जी, आइए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ये रहा देखो, ये वाला क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा गया, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्रिपरेशन का मेथड कौन सा है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है जेई में, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, इससे आप क्या बना सकते हो? कोलॉइड बना सकते हो, है ना, इससे क्या बना सकते हो? कोलॉइड बना सकते हो, सिंपल सी बात है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप देखोगे तो, है ना। ऑप्शन नंबर बेटा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था प्रिपरेशन के 3 मेथड। यस, कितने मेथड है प्रिपरेशन के? 3 मेथड। कौन सा? सबसे पहला था केमिकल मेथड, फिर उसके बाद हमने यूज किया पेप्टाइजेशन, और तीसरा था ब्रेडिक्स आर्क मेथड। खत्म, ठीक है, बहुत आसान से मेथड है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो आपका कोलॉइड है और उस कोलॉइड के अंदर कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उन इंप्योरिटीज को कैसे अलग किया जाए। ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, प्योरिफिकेशन में सबसे पहला मेथड जो है जिसकी हमें बात करनी है वो है डायलिसिस, है ना। कौन सा है? डायलिसिस। ये जो डायलिसिस है, इस प्रोसेस के लिए एक एपरेटस यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है डायलाइजर। क्या बोला जाता है जिसको? डायलाइजर। बहुत आसान सी चीज है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ये कौन सी इंप्योरिटीज को हटाने के लिए यूज किया जाता है? बेटा ये वाला मेथड तब यूज किया जाता है जो इंप्योरिटी है वो आपके कोलॉइड में डिसॉल्व हो रखी है। किसके लिए यूज किया जाता है? रिमूविंग डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। किसके लिए यूज करोगे? अगर आपका जो इंप्योरिटी है वो कोलॉइड में डिसॉल्व हो रखा है, उसके लिए यूज करोगे। और इसके लिए जो एपरेटस यूज कर रहे हो आप, उसको बोला जाता है डायलाइजर। अब देखो डायलाइजर होता क्या है, देखो आपके सामने एक फोटो बनी हुई है इसके ना, ये देखो, ये एक बीकर सा बना हुआ है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इस बीकर की ये जो बाहर वाली सरफेस है ना, ये जो बाहर वाली सरफेस है ना बेटा, ये किसकी बनी है? मेम्ब्रेन की बनी है सर। ये वाली सरफेस किसकी बनी है? मेम्ब्रेन की बनी है। और आपको मैंने मेम्ब्रेन के बारे में बताया था लास्ट क्लास में कि मेम्ब्रेन के थ्रू आपका जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो पास नहीं कर सकते। यस यस यस, आप जो है बेटा कोलोइड जो है वो आपका कोलोइड इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकता। आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर कोलोइड भर रखा है। इस कोलोइड में कुछ इंप्योरिटीज भी हैं और कुछ आपका प्योर कोलोइड भी है। मेरी बात समझ में आई? और इसके चारों तरफ क्या लगा रखा है? मेम्ब्रेन लगा रखा है। अब आपने क्या किया, इधर से पानी डालना स्टार्ट किया। ये जो पानी होगा ये इसके अंदर से बहेगा, इधर से इधर। जो पानी है बेटा इधर से इधर की तरफ बह रहा है इसके अंदर से। अब देखो इसके अंदर जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं, जिनकी साइज बहुत छोटी है, वो इस मेम्ब्रेन के पोर्स के थ्रू बाहर चले जाएंगे पानी के साथ। लेकिन जो आपका प्योर कोलोइड है, अगर आपका कोलोइड प्योर कोलोइड है तो वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाएगा, है ना। धीरे धीरे इधर से आप पानी डालते जाओ, इधर से आप पानी डालते जाओ, तो इसके अंदर जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज होंगी वो पानी के साथ यहां से बाहर चली जाएगी, है ना। और क्योंकि आपका कोलोइड में पार्टिकल की साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, इस वजह से आपका जो कोलोइड होता है वो इस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको प्योर कोलोइड मिल जाएगा, इंप्योरिटीज पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या दादा बोलना पड़ेगा, एक बार के लिए थम्स अप करो, क्या ये वाला मेथड क्लियर हो गया? क्योंकि अगर डायलिसिस क्लियर हो गया ना तो ये प्योरिफिकेशन के सारे मेथड एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएंगे। यस, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, डन डन, ठीक है दादा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इस डायलिसिस का ही बड़ा भाई है एक और, जिसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस का ही बड़ा भाई है कौन? इलेक्ट्रोडायलिसिस। मतलब ये जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है ना बेटा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस बहुत आराम आराम से होता है, आपसे आराम देखा नहीं जाता, है ना। और ऐसा भी बोला जाता है कि आराम हराम है। आपने कहा यार प्रोसेस फास्ट होना चाहिए,
है ना। तो आपने प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया, ये जो डायलाइजर था इसके दोनों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। देखो एक तरफ आपने एनोड लगा दिया, एक तरफ आपने कैथोड लगा दिया। देखो दो चार्ज प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव वाली और दूसरी नेगेटिव वाली। और आपकी जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी है वो आयोनिक है। वो कैसी है जनाब, वो आयोनिक है। यस यस, वो जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटी है बेटा वो कैसी है, आयोनिक इंप्योरिटी है। जैसे मान लो, जैसे एक है Na+ दूसरा है Cl-, है ना। NaCl इसमें डिसॉल्व हो रखा है एक बार के लिए मान लो, है ना। या फिर एक नॉर्मल ऐसे ले लो A+B-, एक इंप्योरिटी इसमें कौन सी है, A+B-, सारा सब कुछ वही सेटअप है। यहां पर आपने मेम्ब्रेन लगा रखी है, इधर से पानी आ रहा, सब कुछ वैसा ही है। अब सोचो, पानी की वजह से तो AB बाहर निकलेगा ही, है ना। साथ साथ ये भी सोचो, ये जो नेगेटिव आयन है, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है बेटा, वो इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो इस नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा। जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज हैं वो डायलिसिस की वजह से तो हो ही रही है, जो पिछले वाला मेथड था वो तो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया। वो किसकी वजह से हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आयोनिक जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको आप इस मेथड से हटा सकते हो, है ना, हटा सकते हो। लेकिन 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 ध्यान तभी रखना है, देखो ये लिखा ना, डायलिसिस इज अ स्लो प्रोसेस एंड कैन बी मेड फास्टर बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द इंप्योरिटी इज ओनली एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपकी इंप्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनिक इंप्योरिटी है, तभी ये वाला मेथड काम में आएगा। जैसे अगर मान लो आपकी इंप्योरिटी ऐसी है जो आयोनिक नहीं है, जब वो आयोनिक ही नहीं है तो भैया आप कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, उस पे उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो दिस मेथड इज फास्ट, दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है, इंप्योरिटी अगर आयोनिक है तब ये वाला मेथड लोगे, ये वाला मेथड किसी भी केस में आप काम में ले सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। बताइए क्या मेरी बात समझ में आ रही है। यस, बहुत आसान चीज है। अच्छा, अब एक चीज और है मेथड में बेटा, मेथड में एक और मेथड है जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो ये भी बात तो वही है, सेम वही चीज है, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यह है कि यहां पर आप यूज कर रहे हो एक मेम्ब्रेन। यहां पर क्या यूज कर रहे हो बेटा, मेम्ब्रेन। जब मैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करता हूं तो यहां पर मेम्ब्रेन की जगह यूज किया जाता है, मेम्ब्रेन की जगह यूज किया जाता है एक स्पेशली डिजाइंड फिल्टर पेपर। क्या यूज किया जाता है, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर। सिर्फ किसकी जगह, मेम्ब्रेन की जगह। यह फिल्टर पेपर ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसके थ्रू भी कोलोइड के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते, है ना। यहां पर मेम्ब्रेन की जगह क्या यूज कर लिया, फिल्टर पेपर यूज किया, सिर्फ इतना सा, और कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज वही है ना। तो वो आपने फिल्टर पेपर यूज कर रखा है, उसके थ्रू ये आपकी जो डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज है वो तो पास हो जाएंगी, लेकिन जो आपका कोलोइडल पार्टिकल्स है वो पास नहीं होंगे, है ना। बहुत थ्योरेटिकल चीज है ये वाली, है ना। लिखता है देखो ये कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड सॉल्युबल सॉल्यूट्स present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles। मतलब जिसके थ्रू सारे substances तो पास हो सकते हैं लेकिन आपका colloidal particle पास नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, क्लियर। ये रहा। अब देखो ये वाले जो अगला वाला पैराग्राफ है ना, ये जो अगला वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ आपको ये बताएगा कि वो जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर आपने बनाया है, जो आपने स्पेशली डिजाइन फिल्टर पेपर बनाया है, वो आपने कैसे बनाया है, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखो आपको क्या करना है, एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको एक कोलोइडियन सॉल्यूशन में डाल देना है। अब अगर मान लो कभी जेई वाले का दिमाग खराब हुआ मेंस में, है ना, तो बता वो क्या करेगा, वो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज कोलोइडियन सॉल्यूशन। वो क्या पूछ लेगा आपसे कि व्हाट इज कोलोइडियन सॉल्यूशन। तो कोलोइडियन सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है बेटा 4% आपका सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है, उस फिल्टर पेपर को कोलोइडियन सॉल्यूशन में डाल देना है, हार्डनिंग बाय फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। और साथ में क्या यूज किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, उसको हार्डनेस को इंक्रीज करेगा एंड देन फाइनली ड्राइंग, और फिर उसको आप सुखा दो। सुखाने के बाद जो पेपर बनेगा वो होगा आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर, जो कि जिसके थ्रू आपकी इंप्योरिटीज पास हो सकती हैं लेकिन कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई क्या। यस यस यस, बोलिए बोलिए बोलिए। तो यह है मेथड किसका, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने का। अरे बोलो ना यार, क्या ये बात सही है क्या। यस, देखो सेम यही चीज लिखी है कि जो फिल्टर पेपर है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल को निकाल देता है, बट इसके थ्रू कोलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं हो पाते, है ना। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, वही सेम चीज हम लोगों ने अभी बात करी थी। क्लियर क्लियर क्लियर,
यस यस यस। कोलिडियन सॉल्यूशन का मतलब है बेटा, ये देखो कोई पूछ रहा है सर, यही तो मैं बोल रहा था, कोलिडियन सॉल्यूशन क्या है? कोलिडियन सॉल्यूशन बोला जाता है 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसोल्यूलोज साथ में किसके, इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर है, उसमें आपने 4% कोलिडियन सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है। 4% नाइट्रोसोल्यूलोज डाल दिया, उसको आप बोल दोगे कोलिडियन सॉल्यूशन, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं असर्शन रीजनिंग का, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार के लिए आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसमें कौन से ऑप्शन पे टिक किया जाए। हाँ हाँ हाँ, एक बार सॉल्यूशन देखो, सॉरी ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताइए कौन से ऑप्शन पे टिक करें। जल्दी बताइए, जल्दी बताए, जल्दी बताओ। ये क्या फिल्टर करता है? ये बेटा कोलोइडल को फिल्टर करता है ना, कोलोइडल में से इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देता है। यस यस, इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देता है, लेकिन लेकिन जो आपकी कोलोइडल है उसको बाहर नहीं लाने देता है ना, उसके थ्रू पास नहीं हो पाते। यस 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 यस, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही? यस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, कौन से ऑप्शन पे टिक कर दें? यस बेटा, बहुत बढ़िया। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका कि सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना। देखो क्या लिखता है कि डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ए कोलोइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू ए parchment paper, ठीक है। particles in a true solution cannot pass through parchment paper but the colloidal particles can pass through the parchment paper। अब खुद सोचो ना, खुद सोचो, ये पार्चमेंट पेपर क्या होता है? वही चीज है ना जिसके थ्रू इंप्योरिटीज पास हो सकती है, लेकिन लेकिन आपका जो कोलोइडल है वो पास नहीं हो सकता है ना। मैं मेम्ब्रेन कह सकता हूं एक तरह से, है ना। तो ये कह रहा है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो पास नहीं हो सकते। अबे वो तो पास हो जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज तो छोटी होती है भाई, है ना। वो पार्टिकल छोटी साइज है, उसके थ्रू तो पास हो जाएंगे, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल की साइज बड़ी है, वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाते, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन सही है। असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है ना। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, यस यस, डन डन, पक्का। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चल रहे हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स में इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अरे भैया याद है क्या ये टॉपिक? ऐसा टॉपिक जाना पहचाना लग रहा है क्या आपको? क्या आपने कभी ऐसा जाना पहचाना टॉपिक पढ़ा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? यस, कुछ याद आया क्या दादा, कुछ याद आया? अरे याद करो, जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, है ना, लगभग 2 महीने हो गए हमें शुरुआत किए हुए। 2 महीने पहले मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सबसे पहला ही चैप्टर था जिसका नाम था सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस का सबसे लास्ट पोर्शन होता था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोलोइडल प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होती है, ट्रू सॉल्यूशन के लिए या फिर पार्टिकल इसकी कोलोइड के लिए, तो आप किसके लिए ज्यादा बोलोगे? यस यस, आप बोलोगे सर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो कोलोइडल पार्टिकल्स के लिए कम होती है ना। वो कम होती है क्यों? बिकॉज वो साइज में ज्यादा होते हैं, सो लेसर इन नंबर। आप याद करो, कोलोइडल जो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती थी वो किस पे डिपेंड करती थी? कोलोइड प्रॉपर्टीज डिपेंड, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती थी आपका किस पे डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। किस पे डिपेंड करती थी? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जहां पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यस, जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें पार्टिकल्स की साइज कम होती है। साइज कम होगी इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल नंबर में ज्यादा होंगे। जब हम लोग कोलोइड की बात करते हैं तो बहुत सारे पार्टिकल मिलके एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। किसका फॉर्मेशन कर लेते थे? एग्रीगेट्स बना लेते थे। भाई 10 से एक पार्टिकल बन गया, एग्रीगेट बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कम हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दादा बोलना पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो यहां पर साइज बड़ी होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की, इस वजह से वो नंबर में कम होते हैं, लेसर इन नंबर, दैट्स व्हाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है। इस पे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो लाइन लिखी हुई है बेटा, इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन, है ना। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई डेल्टा टीबी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? यस, डेल्टा टीबी की वैल्यू ट्रू सॉल्यूशन के लिए ज्यादा होगी या फिर कोलोइड के लिए ज्यादा होगी? आप सीधा बोल दोगे ट्रू सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी ज्यादा होगा, किससे? कोलोइड से।
यस, वैसे डेल्टा टीएफ भी ट्रू सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोलॉइड का ज्यादा, इसका ट्रू सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी ट्रू सॉल्यूशंस की ज्यादा होंगी। क्लियर? क्या याद रहेगा? पक्का? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये पहली प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी है टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे मेंस में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। यस, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसमें मेंस में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने, मेरे हिसाब से हर किसी ने देखा ही होगा अपने लाइफ में, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। और इसको सबसे अच्छा देखने का जो मेथड, जो देखने का तरीका है, वो आप लोगों ने, अगर कभी आप मूवी देखने गए हो, है ना, पहले पुराने टाइम पे, आज भी मुझे नहीं पता कितने थिएटर्स में ऐसा है, जैसे मूवी देखने जाते थे तो पीछे एक प्रोजेक्टर लगा होता था, है ना, और उस प्रोजेक्टर में से लाइट जाती थी सामने स्क्रीन पे और वहां पर आपको मूवी दिखाई देती थी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी, कि जब वो प्रोजेक्टर से लाइट जा रही होती है तो आपको उस लाइट का पूरा पाथ दिखता था इधर से उधर की तरफ, कि यहां से वहां तक लाइट जा रही है। यस, और उसके अंदर आपको पार्टिकल्स ऐसे नाचते हुए दिखते थे, याद है, ऐसे पार्टिकल घूमते हुए दिखते थे, है ना। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि अगर मान लो आप लाइट पास करवाते हो किसी कोलॉइड के थ्रू, तो आपका कोलॉइड क्या करेगा, उस लाइट को स्कैटर कर देगा, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको उस पूरी लाइट का पाथ दिखाई देता है, पूरी लाइट का पाथ एलिमिनेट हो जाता है। यस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टिंडल इफेक्ट। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि क्या ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्या? आप बोलोगे भैया ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज चिन्नू सी है, बहुत छोटी है ना, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी है ना, इस वजह से ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। कौन करेगा टिंडल इफेक्ट शो करेगा? आपका कोलॉइड या फिर सस्पेंशन। लेकिन ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी कोलॉइड शो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे, है ना। इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे मान लो आपका एक रूम है, बिल्कुल एकदम अंधेरा है रूम में, और उस रूम के अंदर कहीं पर दरवाजे में छोटा सा छेद है, और उस दरवाजे के तो बाहर लाइट है, अंदर अंधेरा है। आप देखोगे लाइट अगर आ रही होगी उस छोटे से होल के थ्रू, छोटे से छेद के थ्रू, तो आपको पूरी लाइट का जो पाथ होगा एकदम जबरदस्त दिखाई देगा, इधर से इधर की तरफ, है ना। आप ऐसे करोगे तो यहां पर लाइट आ जाएगी, बीच में आपको पूरे पाथ में पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए मिलेंगे, है ना, क्योंकि एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये बन गया आपका एक कोलॉइड, और कोलॉइड जो होगा वो लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा, और उसकी वजह से आपको पूरा पाथ एलिमिनेट होगा, है ना। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। तो ये चीज होती है बेटा, टिंडल इफेक्ट बहुत ही आसान सी चीज होती है। लेकिन टिंडल इफेक्ट शो करने की शर्त क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट शो करने की ये दो शर्त है, इन पे 2 बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों शर्त पे 2 बार जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जो दोनों शर्त है आपको एज इट इज वैसे याद रखनी है। एक चीज यहां लिखी हुई है कि टिंडल इफेक्ट जो होता है नॉट शोन बाय ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। यस, ट्रू सॉल्यूशंस, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। क्या है टिंडल इफेक्ट शो करने की कंडीशन? बेटा सबसे पहली कंडीशन है कि जो डायमीटर होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स का, जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स है उनका डायमीटर इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो आप लाइट यूज कर रहे हो उस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा से कोलॉइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं, उनका डायमीटर बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। दैट इज दी, भाई देखो डायमीटर जो है उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट भी लेंथ, मतलब मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी होगा, और आपका जो वेवलेंथ होता है उसका यूनिट भी क्या होता है? मीटर होता है ना। तो दोनों एक ही तो बात हो गई कि आपका डायमीटर और आपकी वेवलेंथ दोनों ही मीटर सेंटीमीटर जिसमें भी चाहो लेंथ होती है, और डायमीटर जो है वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए किसके कंपैरिजन में? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑफ डिफर ग्रेटली इन द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस आपको एज इट इज याद होनी जरूरी है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का, उन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, उसके बारे में बहुत डिटेल में। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों कंडीशन को बेटा एज इट इज आप याद रखो। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस बेटा आपको याद रखनी है एज इट इज। और इन पे अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं ना तुम्हें, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन जेई 2022 का। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ टिंडल इफेक्ट के लिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, बिल्कुल गलत है। ये वाला जो स्टेटमेंट है बेटा ये गलत है, और हमसे क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही पूछा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए काफी, लेकिन जो डायमीटर होता है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल और वेवलेंथ जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए। यस यस यस, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दादा ये इनकरेक्ट है, और हमसे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा था। ये 2022 का क्वेश्चन था। एक और देखो, ये है जेई 2020 का क्वेश्चन। इसको पढ़ो क्या कहता है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा? हाँ जी बताओ, देखें टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा बेटा। देखो क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। मैं कह रहा था आपसे दो कंडीशन पे दो बार क्वेश्चन आ चुका है जेई में, दो कंडीशन दो बार क्वेश्चन आ चुका, बिल्कुल सही बात है। डायमीटर जो है वो लगभग सेम होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज के, वो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये तो कह रहा है बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा ये टिंडल इफेक्ट की बिल्कुल सही वाली शर्त है। टिंडल इफेक्ट इस केस में ऑब्जर्व हो सकता है। यस यस, ऑप्शन नंबर बी तो गलत होगा ना यार, इस केस में बी तो गलत होगा ना। ये तो कह रहा है मच स्मॉलर देन, बहुत ज्यादा छोटी होनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, लगभग बराबर हो। ठीक है, बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना यार, समझ में आ गई क्या बात? यस यस यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? कलर की। हम लोग बात करते हैं किसकी? कलर की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी? कलर की। देखो हाँ हाँ बेटा, हम लोग बात करेंगे किसकी? कलर की बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट। बेटा ये वाला रीजन उधर पढ़ लोगे आप, ऑप्टिक्स में पढ़ लोगे। ये वाला रीजन आप ऑप्टिक्स में पढ़ लोगे। अगर मान लो वेवलेंथ और उसमें वेवलेंथ डायमीटर जो है अगर बहुत छोटा है तो वो आपकी जो लाइट आएगी उसको स्कैटर नहीं कर पाएगा। वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है उसको पार कर जाएगी, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, ये इसको आप शायद ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, है ना, और ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों को एज इट इज याद रख सकते हो। हाँ, तो आगे बात करते हैं बेटा कलर की। देखो ऐसा कहा जाता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका अपना एक कलर होता है। ठीक है ना, कोलोइड्स जो होते हैं वो एक कलर शो करते हैं। कलर शो करने का रीजन क्या है? सुनो, जैसे मान लो आपने क्या कर रखा है, कोलोइड ले रखा है, ठीक है ना, और इस कोलोइड के थ्रू आपने व्हाइट लाइट पास करी। क्या पास करी है? लाइट पास करी है। यस यस यस, आपने क्या पास करी बेटा? लाइट पास करी। ठीक है ना, अब आप लोगों को बताया कि जो लाइट होती है उसमें VIB GYOR विब्ग्योर सारे कलर्स होते हैं इसमें। लेकिन सोचो, ये जो आपका कोलोइड था, ये जो आपका बेटा कोलोइड था, इसने क्या किया? इसने क्या किया? एक पर्टिकुलर लाइट की जो वेवलेंथ थी उसको स्कैटर कर दिया, है ना। इसने क्या किया? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर कर दिया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? जैसे इसने ब्लू कलर की जो लाइट होती है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को स्कैटर कर दिया। ठीक है ना, तो आपको इस कोलोइड का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई दे जाएगा। जैसे इसने डिस्पर्स किया, आपने यही वाली जो लाइट्स थी उसको ऑब्जर्व किया। यस, तो अगर इसने ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर किया है तो आपको कलर भी कैसे दिखाई देगा? ब्लू कलर दिखाई देगा। जैसे आप लोग देखते हो ना कि हमें आसमान का कलर कैसे दिखाई देता है? स्काई जो होता है उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। क्यों? उसका रीजन यही होता है क्योंकि जो आपका कोलोइड है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है एयर के अंदर जो कि कोलोइड बनाता है, और अगर आपकी लाइट उस कोलोइड को हिट करेगी तो वो क्या करते हैं? ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, है ना। और इसी वजह से आपको क्या दिखाई देता है? आपको जो स्काई है उसका कलर भी ब्लू दिखाई देता है ना। ये एप्लीकेशन में आएगा आगे, है ना, ये कैसे आएगा? एप्लीकेशन में आएगा। तो देखो ये लिखा है, बहुत सिंपल सी चीज है ये वाली। लिखता है कि द कलर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर बाय द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, है ना। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कौन सी वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कलर दिखाई देगा। अब बात ये आती है कि ये कौन सी लाइट को स्कैटर करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो ये कहता है विच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे अगर साइज ऑफ पार्टिकल कोलोइड की अलग अलग होगी तो वो अलग अलग लाइट को स्कैटर करेंगे और आपको कोलोइड का कलर भी अलग अलग दिखाई देगा। जैसे मान लो एक कोलोइड है जिसमें पार्टिकल की साइज छोटी है तो किसी और वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करेंगे। आपने एक और कोलोइड ले लिया जिसमें पार्टिकल्स की साइज बड़ी है तो किसी और दूसरे कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे। आपने एक और तीसरा कोलोइड लिया जिसमें पार्टिकल की साइज और बड़ी है तो किसी और कलर की लाइट को स्कैटर करेंगे, है ना। तो पार्टिकल्स की साइज अगर चेंज होगी, आपका नेचर ऑफ कोलोइड चेंज होगा, तो जो कलर है पार्टिकल का, जो कोलोइड का, वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका कोलोइड डिफरेंट डिफरेंट कलर की लाइट को स्कैटर करेगा।
क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अब नीचे वाली लाइन भी इसने बढ़िया लिखी है कि जो कलर होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का, वो और किस चीज पे डिपेंड करता है, वो और किस चीज पे डिपेंड करता है, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर ने कौन सी लाइट को रिसीव किया है। देखो ये लिखा है, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंज विद द मैनर इन विच द ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। ये इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जर्वर है वो कौन सी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। एक बहुत ही प्यारा सा इसका एग्जांपल दिया हुआ, देखो ये रहा एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे मान लो मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर है ना, ये ब्लू दिखाई देगा कब? व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखोगे तो आपको कलर दिखाई देगा ब्लू, और ये रेड दिखाई देगा कब? जब आप ट्रांसमिटेड लाइट को देखोगे। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो अलग कलर, वो रेड कलर जो है उसकी लाइट को तो पास होने दे रहा है। यस यस, है ना, ट्रांसमिट हो रही है। ट्रांसमिट जो हो रही है वो कौन सी लाइट हो रही है? रेड कलर की हो रही है। और जो स्कैटर हो रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, वो कौन सी लाइट हो रही है? ब्लू कलर की हो रही है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है ना, आपका जो कोलोइड है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को स्कैटर किसी और वेवलेंथ को करेगा, यस, ट्रांसमिट किसी और वेवलेंथ को करेगा। तो इसी वजह से अगर मान लो आपने रिफ्लेक्टेड लाइट देखी है तो उसका कलर अलग होगा, बिकॉज उसकी वेवलेंथ अलग थी। अरे बोलो बोलो बोलो। और अगर आपने मान लो ट्रांसमिटेड लाइट देखी तो उसका कलर अलग होगा। अरे बोलो ना यार, मेरी बात समझ में आई क्या? क्योंकि उसने अलग कलर की वेवलेंथ को ट्रांसमिट किया था। तो आप कौन सी लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कौन सी लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पे डिपेंड करता है आपका कोलोइडल पार्टिकल का कलर। बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी, हम लोग आगे चल सकते हैं। बताओ, देखिए बेटा बताओ। यस यस, ट्रांसमिट का मतलब, अरे भाई साहब ट्रांसमिट क्या होता है ना, इधर से उधर जाना, ट्रांसमिट उसी को तो बोलते हैं। कह रहा सर ट्रांसमिट का मतलब भी समझाओ। भाई ऐसे शौक मत दो भाई, ऐसे शौक मत दो। यस, हाँ हाँ, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद अगला ब्राउनियन मूवमेंट। अरे याद आया? अरे भाई ये तो बचपन की बात है, या बचपन की है ना, कक्षा 9th में होता था शायद ये ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनियन मोमेंट का मतलब यह है कि सर आपका जो कोलोइडल पार्टिकल है ना, वो एक जगह पर टिका हुआ नहीं है सर, वो ना ऐसे जिगजैग मोशन है ना सर, वो कोलोइडल पार्टिकल जिगजैग मोशन में इधर उधर घूम रहा है। और ये जो जिगजैग मोशन है पार्टिकल्स का, इसी को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। यस 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 यस, मेरी बात समझ में आई। अब बात ये आती है कि ये जो मोशन है सर, ये जो मोशन है सर, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो लिखता है कि मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलोइड्स। जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो नेचर ऑफ कोलोइड पे डिपेंड नहीं करता। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? इस बात को याद रख लेना, गांठ मान लेना, कसम खा लेना, भूलोगे नहीं। किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स and viscosity of solution. Depends on size of particles and viscosity of solution. सोच के देखो, अगर मान लो आपके साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, खुद सोच के देखो, साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। यस, ब्राउनियन मूवमेंट जो होगा, ब्राउनियन मोशन होगा, वो कम होगा। वैसे ही आपने जो डिस्पर्शन मीडियम ले रखा है बेटा, अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है तब भी आपका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस यस यस, बताइए, क्या तुम्हें बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल सी चीज है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, है ना, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, साइज ऑफ पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत आसान चीज है। अच्छा, एक चीज देखो इसने मैंने अंडरलाइन कर रखी है, एक चीज मैंने और अंडरलाइन कर रखी है, वो कौन सी है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स। कोलोइड की स्टेबिलिटी में इस ब्राउनियन मोशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। कोलोइड्स मैंने आपसे कहा था ना कि सेटल डाउन नहीं होते। क्या कहा था मैंने? जो कोलोइड्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, है ना, सेटल डाउन नहीं होते मतलब कोलोइड स्टेबल होते हैं। जैसे मान लो आपका मिल्क है, मिल्क हमने बात करी थी कोलोइड होता है, तो मिल्क को अगर आप पड़े रहने दोगे, भले ही 1 दिन 2 दिन आपने पड़े रहने दिया, तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसमें जो फैट होता है वो एक जगह जमा हो जाएगा और लिक्विड जो है वो एक जगह जमा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका वो
कोलोइड होता है और कोलोइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, है ना। तो सेटल डाउन नहीं होने का रीजन है ब्राउनियन मोशन। पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, जब वो रेंडम मूव करते रहेंगे, जब वो रेंडम मूव नहीं करते रहेंगे तो सेटल डाउन नहीं होंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर आपका पार्टिकल सेट मूव नहीं कर रहा होता, अगर आपका पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होता तो ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन हो जाता, और अगर सेटल डाउन हो जाता तो फिर वो स्टेबल नहीं रहता। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस बेटा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा, क्या ये मेरी बात समझ में आई? यस 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 यस, है ना, यस यस, क्या ये बात सही है? क्या ये चीज क्लियर है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो सेटल डाउन नहीं होने का रीजन क्या है कि पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, इस वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो रहे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, जबरदस्त। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं और अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। क्या नाम है बेटा? अगली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये भी इंपॉर्टेंट होती है ना। जो आपके कोलोइड्स होते हैं, सुनियो, जो आपके कोलोइड्स होते हैं उन पे एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक चार्ज होता है फिक्स, या तो वो चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर वो चार्ज नेगेटिव होगा। तो क्यों होगा चार्ज, अभी उसको हम लोग अभी उसका रीजन समझेंगे, अभी उसका रीजन समझेंगे। लेकिन एक चार्ज होता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज, आपके जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल सोल्स जो हैं, उनको आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज सोल एंड नेगेटिवली चार्ज सोल। अब ये जो टेबल बनी हुई है, इस टेबल को याद कर लियो भाई, याद करना है। और अगर ये वाली टेबल तुमने याद कर ली तो तुम लोग जेईई मेंस के और एडवांस के खूब सारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो, पॉजिटिवली चार्ज सोल कौन कौन होते हैं? हार्ड मेटेलिक ऑक्साइड्स है ना, हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स इस केस में आएंगे। जो बेसिक डाई होती है वो इस कैटेगरी में आएगी, मेथाइलिन ब्लू हो गया जैसे। हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा वो इस कैटेगरी में आएगा। आपके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। यस, ये वाले होते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल। नेगेटिवली चार्ज सोल कौन से होते हैं? जैसे मेटालिक सोल्स जो होते हैं, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, अगर कोलोइड है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। हाँ बेटा, इसको रटना ही है। हाँ, अगर तुम मेरे से ज्यादा मतलब खराब सी लैंग्वेज बुलवाना चाहते हो तो वो यही है कि भाई रटना पड़ेगा, है ना। और वैसे किसको याद करना है, ठीक है। हाँ, और देखो, जो आपके सल्फाइड सोल्स होते हैं, इस सल्फाइड पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये फेवरेट है ना, ये जो सल्फाइड है ना, ये फेवरेट है उसका। सल्फाइड सोल जितने भी होते हैं सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। एसिडिक डाई जो होती हैं वो सारी की सारी नेगेटिव सोल होती हैं। और जैसे आपका स्टार्च हो गया, गम हो गया, जिलेटिन हो गया, क्ले हो गया, चारकोल हो गया, ये सारे के सारे जो सोल्स हैं ये भी नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, है ना, है ना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, इसके पीछे और कोई तरीका नहीं है समझने का, ठीक है ना। ये रटना ही पड़ेगा। एक बहुत प्यारी चीज है, देखो, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। तो जो आपका हीमोग्लोबिन है बेटा पॉजिटिवली चार्ज सोल होता है, लेकिन आपका जो ब्लड होता है वो नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। देख रहे हो आप, ब्लड एज ए होल, क्योंकि ब्लड में तो और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन उसका एक पार्ट है ना, हीमोग्लोबिन उसका एक पार्ट है। तो हीमोग्लोबिन जो होगा वो तो पॉजिटिवली चार्ज सोल है, लेकिन जो ब्लड है एज अ होल, जो ब्लड है एज अ होल, वो होता है कैसा? नेगेटिवली चार्ज सोल। यस, याद रहेगा क्या? यस 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 बेटा, याद रहेगा क्या? क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात ही आती है कि सर कोलोइड पे चार्ज होता क्यों है सर? कारण बताओ आप। कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज क्यों होता है सर? इसका कारण बताइए, है ना। तो कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज होने का जो रीजन है वो है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। देखो, इसका रीजन है क्या? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। एड्सॉर्प्शन होता है कोलोइड के पार्टिकल की सरफेस पे। देखो, ये कोलोइडल पार्टिकल है ना, कोलोइडल पार्टिकल्स की सरफेस है। इस सरफेस पे या तो पॉजिटिव आयन आके एब्जॉर्ब होगा या फिर नेगेटिव आयन आके एब्जॉर्ब होगा। यस, इसकी सरफेस पे क्या होगा? या तो पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होगा या फिर नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब होगा, और उसी की वजह से चार्ज आएगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये एब्जॉर्ब कौन सा आयन होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? यस, ये कौन सा आयन एब्जॉर्ब होगा ये
कैसे पता लगेगा? ठीक ठीक ठीक। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन सा आयन एडजॉर्ब होगा, एक बार के लिए देख लेते हैं। देखो इसने एक एग्जांपल दिया है, इसको समझना, एग्जांपल बाद में लेते हैं। सबसे पहले ये जो दो लाइन लिखी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इफ टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम। आपका डिस्पर्शन मीडियम है, ठीक है ना, यह आपने डिस्पर्शन मीडियम ले रखा है। इस डिस्पर्शन मीडियम में कुछ आयंस प्रेजेंट है, कहता है टू और मोर आयंस आर प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है ना। तो क्या होगा? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयन कॉमन टू कोलोइडल पार्टिकल्स यूजुअली टेक्स प्लेस। जो आयन कोलोइडल पार्टिकल के साथ कॉमन है, उस आयन का एड्सॉर्प्शन होता है कोलोइड की सरफेस पे। नहीं समझ में आई क्या? है भाई, ए भाई लोगों, नहीं समझ में आई क्या? बोलो ना यार दादा, यस यस। नहीं समझ में आएगा? आपके डिस्पर्शन मीडियम में दो या दो से ज्यादा आयन प्रेजेंट है। आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है उसमें भी दो आयन होंगे। तो जो आयन डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्शन मीडियम का कॉमन है, डिस्पर्शन मीडियम का जो आयन डिस्पर्स्ड फेज के आयन के साथ कॉमन है, उस आयन का एड्सॉर्प्शन होता है कोलोइड की सरफेस पे। नहीं समझ में आया ना? मुझे पता था नहीं आया। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। यस यस यस, अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। आओ आओ, अभी देखते हैं इसका एग्जांपल। देखो क्या कह रहा है। AgNO3 को आपने ऐड किया है KI सॉल्यूशन में। AgNO3 को ऐड किया है KI सॉल्यूशन में, मतलब जो KI है ये यहां पर डिस्पर्शन मीडियम है। KI क्या है? डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये डिस्पर्शन मीडियम है, इसका मतलब इसमें दो आयंस प्रेजेंट है, एक तो K+ और दूसरा I-। क्लियर क्लियर? यस, ये है आपका डिस्पर्शन मीडियम, दो आयन प्रेजेंट है, बहुत बढ़िया। अब तुम खुद मुझे एक बात बताओ, अगर AgNO3 है, उसको आपने KI में ऐड किया, तो AgNO3 KI के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बताओ। AgNO3 KI के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ बेटा क्या बनेगा? AgI बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? KNO3 बनेगा। यस, ये AgI है, ये है आपका कोलोइडल, ये है आपका बेटा कोलोइड सोल, AgI, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, यह है कोलोइड, AgI के बहुत सारे पार्टिकल्स बन गए, AgI के बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब एक बात देखो, डिस्पर्शन मीडियम का कौन सा आयन इस कोलोइड के साथ कॉमन है? कोलोइडल पार्टिकल के साथ कौन सा आयन कॉमन है डिस्पर्शन मीडियम का? आप बोलोगे सर I- जो है, आप बोलोगे सर जो I- है वो कॉमन है। देखो यहां पर भी I- आ रहा है, यहां पर भी I- आ रहा है। तो इस वजह से जो AgI की सरफेस है, AgI की जो सरफेस है, इसके ऊपर I- एड्सॉर्ब हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा बेटा? I- का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा, और आप इस कोलोइड को बोल दोगे नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड। कौन सा कोलोइड? नेगेटिवली चार्ज्ड कोलोइड। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? अब तो एग्जांपल समझ में आया ना? बोलो बोलो, अब तो एग्जांपल समझ में आया ना? और देखो एग्जांपल, जस्ट इसका ऑपोजिट एग्जांपल ले रखा है ना। तो यहां पर क्या होगा? AgI होगा, और उस AgI के ऊपर I- का एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। आप बोलोगे यह है आपका नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। क्लियर क्लियर क्लियर? यस यस, हाँ। और देखो ये दूसरा वाला एग्जांपल लिया, देखो क्या कह रहा है। व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3, मतलब आज KI को AgNO3 में ऐड किया, इसका मतलब जो AgNO3 है वो है आपका डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम में दो आयन प्रेजेंट है, Ag+ और NO3-। अभी मैंने आपको बताया कि जो KI है बेटा, KI जो है उसको आपने ऐड किया है AgNO3 में, तो कोलोइडल किसका बनेगा? कोलोइड किसका बनेगा? AgI का बनेगा, Ag+I-। यस, और साथ में KNO3 बन जाएगा। यह है आपका सोल। अब मुझे एक बात बताओ, कोलोइड के दो आयन है Ag+ और I-, और जो आपका डिस्पर्शन मीडियम है उसके भी दो आयन है Ag+ और I-। दोनों में से कौन सा आयन कॉमन है अब की बार? आप कहोगे सर Ag+ आयन कॉमन है। देखो दोनों में कौन सा आयन कॉमन है बेटा? Ag+ NO3-, Ag+ I-। आप बोलोगे सर Ag+ आयन कॉमन है, इसका मतलब जो AgI की सरफेस है उसके ऊपर Ag+ आयन आके एड्सॉर्ब हो जाएगा, और इसको आप पॉजिटिवली चार्ज सोल कह दोगे। एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या मेरी बात ये समझ में आई क्या आपको? एक बार के लिए थम्स अप करके बताओ बेटा, क्या ये चीज समझ में आई? फिर आगे चलते हैं। हाँ जी,
जल्दी कीजिए। ठीक है दादा, समझ में आया क्या? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब देखो हुआ क्या, अब देखो हुआ क्या, ये आपके कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, इन कोलोइडल पार्टिकल्स पे आई माइनस आके एडजॉर्ब हो गया, है ना, नेगेटिव आयन की एक लेयर बन गई। अरे भाई अगर नेगेटिव आयन की लेयर बनी है, आई माइनस तो आ गया, आई माइनस तो लेयर में आ गया, देखो आई माइनस यहां आ गया, ये के प्लस घूम रहा है ना बेचारा अकेला, ये जो के प्लस है अकेला घूम रहा है ना, तो ये आई माइनस इस के प्लस को बुलाएगा, बोले आजा यार, तू भी आजा, तू भी आजा यार। इसको बोला गया काउंटर आयन, आई माइनस का काउंटर आयन, है ना, आई माइनस का काउंटर आयन कौन है? के प्लस। तो देखो एक लेयर बनी है नेगेटिव आयन की, एक लेयर बन गई इसके ऊपर पॉजिटिव आयन की, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रेजेंट है, देख रहे हो, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिख रहा है क्या आपको? एक नेगेटिव आयन की लेयर, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन की लेयर। वैसे ही अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सोल है तो एक पॉजिटिव आयन की लेयर बनेगी और उसके ऊपर एक नेगेटिव आयन की लेयर बनेगी। यस, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और ये तो सारी दुनिया जानती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। यस, और वो जो डबल लेयर थी बेटा, उसको नाम दिया गया है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दैट इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि फर्स्ट और सेकंड लेयर के बीच में है, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बताइए बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है? यस यस बेटा, एक बार हाँ ना बोलो, बताओ हाँ ना बोलो ना यार दादा, क्या ये बात समझ में आई? क्या क्लियर हुआ? यस यस यस, पक्का। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो फर्स्ट लेयर होती है ना, इस फर्मली हेल्ड, वो एड्सॉर्ब हो रही है कोलोइडल पार्टिकल्स की सरफेस पे, वो एड्सॉर्ब हो रही है कोलोइडल पार्टिकल्स की सरफेस पे, उसका एड्सॉर्प्शन बहुत तगड़ा है ना, और इसी वजह से वो जो लेयर है वो फिक्स लेयर है ना, वो मजबूती से एड्सॉर्ब हो रखी है, उसके जो आयंस है वो रेंडमली मूव नहीं कर सकते, दैट इज योर फिक्स लेयर। लेकिन जो ऊपर जो लेयर बनी थी सेकंड लेयर, वाइल द सेकंड लेयर इज मोबाइल, इसको आप डिफ्यूज लेयर भी बोलते हो, है ना, वो मूव कर सकते हैं, वहां पर जो आयंस है वो मूव कर सकते हैं, वो मोबाइल लेयर है। फर्स्ट वाली लेयर मूव नहीं कर सकती, वो फिक्स लेयर है। सेकंड वाली जो लेयर है वो मोबाइल लेयर है। और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आपने जीटा पोटेंशियल नाम दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर हुई क्या ये बात? यस 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 यस, क्लियर है। देखो ये तो चीज मैंने बताई थी, जैसे मान लो पहले आपका आई माइनस एड्सॉर्ब हो रखा था सरफेस पे, है ना, तो आई माइनस एड्सॉर्ब होगा तो आई माइनस किसको बुलाएगा अपने पास? के प्लस को बुलाएगा। तो आई माइनस की एक लेयर नेगेटिव चार्ज की और के प्लस की एक लेयर पॉजिटिव चार्ज की, इसको बोला गया हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। आई माइनस के प्लस, दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको आपने जीटा पोटेंशियल बोल दिया। और वैसे ही अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल है, एजी प्लस था, वो किसको बुलाएगा? NO3 माइनस को, बोले आजा। एजी प्लस की जो लेयर है फर्स्ट वाली लेयर, वो है फर्म लेयर, वो मूव नहीं करेगी। NO3 माइनस की जो लेयर है वो मूव कर सकती है, दैट इज योर, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज जीटा पोटेंशियल। क्लियर क्लियर, यस 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 बेटा, बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई? और एक चीज देखो, बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है, बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है कि जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, जितने भी कोलोइडल पार्टिकल है जैसे, उन सब पे चार्ज सेम है ना, यहां पर देखो ना यार भाई, ये कोलोइडल पार्टिकल थे, सब पे किसका एड्सॉर्प्शन हुआ है? आई माइनस का एड्सॉर्प्शन हुआ है। अब सोच के देखो, अगर इन सब पे चार्ज सेम है तो क्या 2 3 4 5 कोलोइडल पार्टिकल आपस में मिल सकते हैं क्या? खुद सोच के देखो, क्या अगर सब पे चार्ज सेम है तो क्या ये सारे 5-7 कोलोइडल पार्टिकल आपस में मिलके कोई बड़ी गैंग बना सकते हैं क्या? है भाई, नहीं मिल सकते, आपस में मेल मुलाकात नहीं हो सकती इनकी। क्यों? क्योंकि भैया इन पे चार्ज है सेम, और सिमिलर चार्ज होगा इनके बीच रिपल्शन होगा। यस, अगर मिल नहीं सकते, इस वजह से ये सेटल डाउन नहीं होंगे, बड़े एग्रीगेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अब सोच के देखो, अगर ये कोलोइडल पार्टिकल आपस में मिल जाते और बड़े एग्रीगेट बना लेते बड़ी साइज के, तो उन एग्रीगेट्स की साइज कोलोइडल वाली रेंज से बाहर चली जाती,
सस्पेंशन वाली रेंज में चली जाती, और अगर सस्पेंशन वाली रेंज में चली जाती तो फिर वो सस्पेंशन तो सेटल डाउन हो जाता और वो स्टेबल नहीं रह पाता। लेकिन आपके कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, वो सेटल डाउन नहीं होते। उसका रीजन यही है, एक तो ब्राउनियन मोशन की जो पार्टिकल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं, वो मूव नहीं करते तब भी सेटल डाउन हो जाते। तो एक तो ये रीजन हो गया स्टेबल होने का कि मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली, और दूसरा रीजन ये हो गया कि इन कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज सेम रहता है। सेम चार्ज की वजह से कभी भी वो बड़े एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, बड़ी साइज वाले एग्रीगेट नहीं बना सकते और सेटल डाउन नहीं हो सकते। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। यस, अगर मान लो आप कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज हटा दो, आपने अगर कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज रिमूव कर दिया, तो अब ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, अब ये पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे, मिलके बड़े एग्रीगेट बना लेंगे जिनकी साइज कोलोइडल वाली साइज से ज्यादा होगी, और फिर साइज ज्यादा होगी तो वो नीचे ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे। उस केस में आपका कोलोइड स्टेबल नहीं होगा। उस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब कोलोइडल वाले पार्टिकल्स का चार्ज आप रिमूव कर देते हो। चार्ज हटाओ, है ना, पार्टिकल्स मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, बड़ी साइज का एग्रीगेट बना लेंगे और फिर वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर? मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस। अब बेटा थ्योरी है तो है ना, ये थ्योरी आपको नंबर भी खूब सारे दिलाएगी, ये थ्योरी आपको नंबर भी खूब सारे दिलाएगी अगर आप पढ़ लोगे तो। हर क्वेश्चन 10 सेकंड में हो जाएगा। जेई 2022 का क्वेश्चन है, एक बार करियो। यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर सकते हो क्या? हो जाएगा ना बेटा? नेगेटिवली चार्ज हो, देखो ये सारे आपके एग्जाम्पल लिखवाए हुए हैं। यस, Fe2O3.XH2 जो आपको भी बताया था पॉजिटिवली चार्ज वाली कैटेगरी में आएगा। देखो ये रहा Fe2O3.XH2, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं, ये लिखा हुआ। ये है बेटा सल्फाइड सोल, CDS। सल्फाइड सोल्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। फिर है आपका स्टार्च, ये भी कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज सोल होता है ना। चीज जो होता है वो एक तरह का जेल होता है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा? हाँ, ये जो आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड में आ जाएगा स्टार्च, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा सोल, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा Fe2O3। कौन से ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें, बस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यस यस यस, क्लियर क्लियर है ना? बहुत बढ़िया बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। आगे चलते हैं और बेटा एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही आसान है इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब बहुत इजी, बहुत आसान। देखो आपने क्या कर रखा है, एक यू शेप की ट्यूब ले रखी है। यस, उस यू शेप की ट्यूब के अंदर आपने क्या डाल रखा है? एक कोलोइडल सॉल्यूशन डाल रखा है ना। और आपका डिस्पर्शन मीडियम मान लेते हैं कि पानी था। डिस्पर्शन मीडियम कौन था? पानी था। ठीक है, आपने यू शेप की ट्यूब डाल रखी है, उसमें कोलोइडल पार्टिकल डाल रखे हैं। और जो कोलोइडल पार्टिकल है बेटा उन पे चार्ज कैसा है? देखो आपको दिख रहा है नेगेटिव है। अभी हमने बात करा कि जो कोलोइड्स होते हैं उन पे एक फिक्स चार्ज होता है। यस, तो ये आपका पार्टिकल्स हैं, उन पे चार्ज है कैसा? नेगेटिव। और इसके अंदर आपने क्या कर रखा है? दोनों साइड दो इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। एक इलेक्ट्रोड है एनोड, दूसरा है कैथोड। कैथोड पे नेगेटिव है, एनोड पे पॉजिटिव है ना। होगा क्या सर? ये तो हमारा देखा देखा सा लग रहा है। होगा क्या सर? जो नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स हैं सर वो कहां मूव करेंगे? सर वो सारे के सारे भाग जाएंगे किधर? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। देखो यहां जाके इकट्ठे हो गए, दिख रहा है आपको? यहां जाके इकट्ठे हो गए। यस यस यस। तो सर हो क्या रहा है? ये जो आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाया है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से, इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से आपके कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। इस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वजह से जो आपके कोलोइडल पार्टिकल्स है बेटा उनका मूवमेंट स्टार्ट हो गया एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ। और कोलोइडल पार्टिकल्स का ऐसा मूवमेंट होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है। बस सिंपल, देखो ये लिखा है, द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। सिंपल कहानी है ना। अब इसी में एक टर्म और आती है, देखो एक टर्म और आती है, एक है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। भैया दोनों में डिफरेंस है।
ध्यान रखियो रे, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस नाम है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है? कोलोइडल पार्टिकल मूव करते हैं। मान लो आपने क्या किया, आपने क्या किया, कोलोइडल पार्टिकल्स का जो मूवमेंट था उसको रोक दिया, है ना। आपने क्या किया? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस। किसी भी मेथड के थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू आपने कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट रोक दिया, तो होगा क्या? होगा कुछ ऐसा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट डिस्पर्शन मीडियम बिगिंस मूव। आपका जो डिस्पर्शन मीडियम है उसके पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। कौन मूव करने लगेगा बेटा? डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल मूव करने लगेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। यस यस यस, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलोइडल पार्टिकल मूव करते हैं, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में आपके जो ये मीडियम है, जो डिस्पर्शन मीडियम है, इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस बोलिए जनाब, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना। ये दो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, है ना, जो लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी जिसका नाम है प्रेसिपिटेशन या फिर कोगुलेशन, है ना। ये अंतिम प्रॉपर्टी है। यस, कोलोइडल पार्टिकल्स की लास्ट प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन बोल दो, कोगुलेशन बोल दो। प्रेसिपिटेशन होता क्या है? जैसे मान लो आपके कोलोइडल पार्टिकल थे, उन पे चार्ज था, आपने चार्ज रिमूव कर दिया। जैसे ही चार्ज रिमूव किया, अब कोलोइडल पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, बड़ी साइज का एग्रीगेट बनाएंगे और ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो जाएंगे। यही सेटल डाउन होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। यस यस यस, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना। तो आपने क्या किया बेटा? चार्ज रिमूव कर दिया, न्यूट्रलाइज चार्ज कर दिया, ड्यू टू विच द पार्टिकल्स कम नियरर टू ईच अदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स एंड सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो गए। अब बात यह आती है कि अगर आपको कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज हटाना है, अगर उनका कोगुलेशन करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो? आपके सामने ये प्रोसेस है ना। आप इतने काम कर सकते हो, इसकी वजह से आपका चार्ज रिमूव हो जाएगा। देखो, सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे भैया, इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो चार्ज एक जगह इकट्ठा हो जाता था, तो कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज तो रिमूव हो गया, वो तो एक जगह जाके कैथोड पे या फिर एनोड पे जाके चिपक गया, है ना। तो कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया तो अब सेटल डाउन हो सकते हैं। पहला प्रोसेस बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। जैसे मान लो एक कोलोइड है नेगेटिवली चार्ज्ड, एक कोलोइड है पॉजिटिवली चार्ज्ड, दोनों को मिला दो, तो जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, दोनों ही कोलोइड्स का चार्ज खत्म हो जाएगा, और चार्ज खत्म हो गया तो सेटल डाउन हो जाएंगे। दूसरा तरीका। तीसरा बाय बॉइलिंग। आप बॉइलिंग कर दो, हीट करो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, तब भी जो आपकी फिक्स लेयर थी, जो चार्ज जो उस पे एब्जॉर्ब हो रखा था वो हट जाएगा। चार्ज जो एब्जॉर्ब हो रखा था वो हट जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आपने हाई कर दिया। जैसे ही चार्ज हटा, सेटल डाउन हो गया, बस चार्ज हट गया, सेटल डाउन हो गया। यस यस, ये भी हो जाएगा। बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। देखो, डायलिसिस हम लोग पढ़ के आए ना। अगर आप डायलिसिस को बार बार करवाते जाओ, करवाते जाओ, करवाते जाओ, करवाते जाओ, तो एक दिन क्या होगा? जो सारा का सारा चार्ज है, जो इंप्योरिटीज आपने डाल रखी है, चार्ज वाली इंप्योरिटीज, वो सारा का सारा चार्ज रिमूव हो जाएगा, डायलिसिस के साथ चला जाएगा, है ना। और अगर चार्ज खत्म हो गया तो वापस से कोगुलेशन हो जाएगा। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी, सबसे लास्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप क्या करो? इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या होगा? सुनो, जैसे मान लो आपका एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइड है। आपका कोलोइड कैसा है बेटा? नेगेटिवली चार्ज है ना। आपने एक बीकर ले रखा है और इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज कोलोइड मिला रखा है ना। कौन सा बेटा? नेगेटिवली चार्ज कोलोइड। अब सोच के देखो, आपने इसमें मिला दिया NaCl। क्या मिला दिया? NaCl मिला दिया। यस, अब ये जो NaCl होगा, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करेगा जनाब? सर ये दो आयन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से? Na+ और Cl-। ये जो Na+ है बेटा, Na+ क्या करेगा? एक नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा आपने बहुत सारे Na+ आयन इसमें डाल रखे हैं, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे नेगेटिवली चार्ज हो लेना, तो आयंस पे चार्ज नेगेटिव है कोलोइडल पार्टिकल पे, ये जो Na+ होगा इलेक्ट्रोलाइट का, वो इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, चार्ज खत्म हो जाएगा और ये सेटल डाउन हो जाएंगे, खत्म। यस यस यस, ये है मेथड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का।
जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो इलेक्ट्रोलाइट का जो एक आयन होता है वो आपका प्रेसिपिटेशन कर देता है। ठीक। अब एक भाई साहब थे जिनका नाम था हार्डी सूजे, उन्होंने एक रूल दिया। हां बेटा इसको देखो, एक तो नाम दिया आपने कोगुलेशन, एक प्रेसिपिटेशन, और एक और नाम भी है इसका, एक और नाम भी है, इसको फ्लैक्यूलेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लैक्यूलेशन, है ना। इसको क्या बोला जाता है? फ्लैक्यूलेशन भी बोला जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जैसे मान लो आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज सोल था, नेगेटिवली चार्ज सोल था, उसमें आपने एक बार Al3+ डाला, एक बार Ba2+ डाला, एक बार Na+ डाला, ये तीनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डाले, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कोगुलेशन क्रिएट करेगा, ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट करेगा? आप बोलोगे सर जिस आयन पे चार्ज ज्यादा होगा उसकी प्रेसिपिटेट करने की पावर ज्यादा होगी। यस, उसकी प्रेसिपिटेट करने की पावर ज्यादा होगी। क्यों? यहां पर देखो, जो एक Al3+ है वो 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, एक जो Ba2+ है वो 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को खत्म करेगा, ये जो एक Na+ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। तो भैया पावर किसकी ज्यादा है? न्यूट्रलाइज करने की पावर किसकी ज्यादा है? सर पावर ज्यादा है Al3+ की, क्योंकि एक Al3+ 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो हार्डी सूजे का यह कहना था कि ये जो प्रेसिपिटेट करने की पावर होती है, जिसको आप कोगुलेटिंग पावर बोलते हो, फ्लैक्युलेटिंग पावर बोलते हो, ये कब ज्यादा होगी? जब आपका जो आयन है, जो इलेक्ट्रोलाइट का आयन है, उस पे चार्ज ज्यादा होगा, उसकी वैलेंसी ज्यादा होगी। चार्ज बोल दो या फिर वैलेंसी बोल दो, बात एक ही है ना। वैसे ही मान लो आपको पॉजिटिवली चार्ज सोल को कोलोइडल उसका आपको कोगुलेशन करना है। मैं आपके सामने कुछ आयंस लिख देता हूं। FeCN6 4- एक आयन ये दे रखा है ना। एक आयन दे रखा है PO4 3-, एक दे रखा है SO4 2-, एक दे रखा है Br-। यस यस। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी? आप बोलोगे सर जितना ज्यादा चार्ज उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा, उसकी प्रेसिपिटेट करने की पावर उतनी ज्यादा, बस इतनी सी। अबे हार्डी संधू नहीं है, हार्डी सूजे रूल है ये। हाँ समझ में आई? बोलो 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 बोलो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यस। ये वाला याद रहेगा क्या? ये वाला पॉइंट याद रहेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, हार्डी सूजे रूल। यस ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। कोगुलेशन उसकी ज्यादा होती है, कोगुलेटिंग पावर, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है। क्लियर? अब वैसे ही एक छोटी सी टर्म लिखी हुई है जिसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब है कि कितना इलेक्ट्रोलाइट डालने से, कितना इलेक्ट्रोलाइट डालने से कोगुलेशन हो जाएगा, है ना, उसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू, उसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू। अब सोच के देखो, अगर आपको किसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है, अगर किसी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ रहा है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट की पावर कम थी, इसी वजह से ज्यादा डालना पड़ रहा है। और अगर मान लो थोड़ा सा ही आपने कोई आयन डाला, थोड़ा सा ही इलेक्ट्रोलाइट डाला और प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा थी। अरे बोलो ना, जैसे मान लो आपके पास पानी है, उस पानी के अंदर आपने 2 अलग अलग क्वालिटी की चीनी डाली। एक तो चीनी ऐसी थी जिसके 2 चम्मच डाले, दूसरी चीनी ऐसी थी जिसका 1 चम्मच डाला। जिसका 1 चम्मच डाला था उसने ज्यादा मीठा कर दिया। इसका मतलब जो 1 चम्मच डाला था, वो वाली जो चीनी है, वो वाली जो शुगर है, उसकी पावर ज्यादा है ना। वो जो है कम डालने से ही काम कर जाएगी, है ना। तो अगर किसी की पावर ज्यादा है, इसका मतलब कम डालने से काम चल जाएगा, है ना। तो सेम यही चीज बोली है इसने कि जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। कोगुलेटिंग वैल्यू मतलब कितना डालना पड़ रहा है कोगुलेशन करवाने के लिए, कितना डालना पड़ रहा है कोगुलेशन करवाने के लिए, उसको बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू। तो अगर कोगुलेटिंग वैल्यू कम है, मतलब थोड़ा सा ही डालने से काम चल जाएगा, इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है। अगर मान लो कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा है, मतलब ज्यादा डालना पड़ रहा है आपको, ज्यादा डालने से कोगुलेशन हो रहा है, इसका मतलब उसकी पावर कम है। यस यस। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? जरा बोलियो जरा।
अरे बोलो बोलो बोलो, ये वाली चीज समझ में आई क्या? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाली चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना। इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इतना डाला, बताओ किसकी पावर ज्यादा थी, किसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया लायोफिलिक सोल्स का। भाई लायोफिलिक सोल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं किसकी वजह से? लायोफिलिक सोल्स किसकी वजह से स्टेबल होते हैं? चार्ज और सॉल्वेशन की वजह से, है ना। ये हम लोगों ने बात करी थी कि जो लायोफिलिक मतलब क्या होता है, लायोफिलिक का मतलब हो गया सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, है ना। सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है सर, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। उसका क्या हो जाएगा? सॉल्वेशन हो जाएगा, और सॉल्वेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो सॉल्वेशन और चार्ज की वजह से जो आपके लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अगर आप उनका चार्ज हटा दो, अगर आप उनका सॉल्वेशन कम कर दो, तो आपका जो लायोफिलिक सोल है उसका भी कोगुलेशन हो जाएगा। चार्ज हटाने के कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ अलग चीज है नहीं, इसको और हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स। आपको कोलोइड्स को प्रोटेक्शन देना है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक लायोफोबिक कोलोइड है, यह है लायोफोबिक कोलोइड। आपको रोकना है इसको प्रेसिपिटेशन से, है ना। आपको क्या करना है? इसको रोकना है प्रेसिपिटेशन से कि इसका कोगुलेशन ना हो। तो आप क्या करोगे? इसके अंदर एक लायोफिलिक कोलोइड ऐड कर दोगे। आपके पास लायोफोबिक कोलोइड है, उसको प्रेसिपिटेशन से रोकना है। आप क्या करोगे? उसके अंदर एक लायोफिलिक कोलोइड ऐड कर दोगे। अब लायोफिलिक कोलोइड क्या करेगा? लायोफिलिक कोलोइड इसके चारों तरफ एक लेयर बना लेगा। यह है लायोफिलिक, है ना, और यह अंदर वाला है लायोफोबिक। यस, लायोफिलिक ने क्या किया? इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। अब अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भी डालोगे, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे भी, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डायरेक्ट इस लायोफोबिक के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। इसका जो चार्ज है उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लायोफिलिक है इसने क्या कर रखा है? इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर रखा है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? इस लायोफिलिक ने इसके चारों तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर रखा है। यस यस यस। तो आपका जो लायोफोबिक है वो प्रेसिपिटेशन से बच जाएगा, प्रेसिपिटेशन से प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसने प्रोटेक्ट किया, किसने प्रोटेक्ट किया? लायोफिलिक ने। इसको बोला जाता है प्रोटेक्टिव कोलोइड। क्या बोला जाता है बेटा? प्रोटेक्टिव कोलोइड। और जो प्रोटेक्ट हुआ, कौन प्रोटेक्ट हुआ? लायोफोबिक। इसको बोला जाता है प्रोटेक्टेड कोलोइड। इसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टेड कोलोइड। क्या मेरी बात समझ में आई? द लायोफिलिक कोलोइड एडेड इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलोइड एंड लायोफोबिक कोलोइड इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड कोलोइड। कौन प्रोटेक्ट हुआ? लायोफोबिक, तो ये प्रोटेक्टेड हो गया। लायोफिलिक किसने किया? लायोफिलिक ने किया, तो ये प्रोटेक्टिव कोलोइड हो गया। यस यस, मेरी बात समझ में आई क्या बेटा? यस, अरे बोलो ना। अब देखो, अब देखो, आज की क्लास की लास्ट चीज है जो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, है ना। आज की क्लास की लास्ट चीज है जो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। और अब देखो, बात ही आती है कि भैया हमने बात कर ली कि लायोफिलिक जो होगा वो प्रोटेक्टिव कोलोइड होगा। अब बात ही आती है कि कौन सा लायोफिलिक कोलोइड ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है। सर ये कैसे पता लगता है? ये कैसे पता लगता है कि ये वाला ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलोइड है? उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन की जाती है, एक नंबर डिफाइन किया जाता है जिसको बोला जाता है गोल्ड नंबर। जिसको क्या बोला जाता है बेटा? गोल्ड नंबर। यस, अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा है, सुन लो सुन लो, अगर गोल्ड नंबर ज्यादा है तो जो प्रोटेक्टिव पावर है वो कम होगी। सेम वही चीज जो अभी हम लोगों ने बात करी थी। अगर आपका गोल्ड नंबर का वैल्यू कम है, अभी मैं आपको बताऊंगा गोल्ड नंबर क्या है, तो जो प्रोटेक्टिव पावर है बेटा वो ज्यादा होगी, है ना। इस चीज को याद रखना है। एक तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है गोल्ड नंबर? देखो, इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन को एज इट इज हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है? लिखता है द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलोइड, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड जो आपने ऐड किया उसको मिलीग्राम, मिलीग्राम ही चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट
जो क्या करेगा, दैट विल प्रिवेंट दी प्रेसिपिटेशन ऑफ, किसका प्रेसिपिटेशन रोकेगा, 10 ml ऑफ गोल्ड सोल, है ना। आपके पास एक गोल्ड सोल था, उसका कितना ml ले रखा है, 10 ml। इसको आपको प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। अगर मान लो ये कोलोइड है, गोल्ड कोलोइड, ये गोल्ड सोल है, कोलोइड है आपके पास। अगर इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे, अगर आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दोगे NaCl, तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इसका प्रेसिपिटेट करवा देगा। लेकिन आपको इसको प्रेसिपिटेशन से बचाना है। इसको प्रेसिपिटेशन से बचाना है तो आप क्या करोगे, इसमें एक लायोफिलिक कोलोइड ऐड करोगे। लायोफिलिक कोलोइड का कितना मिलीग्राम ऐड किया है, कितना मिलीग्राम ऐड किया है, उस मिलीग्राम को बोला जाता है गोल्ड नंबर। कितना मिलीग्राम ऐड किया है, उस मिलीग्राम को बोला जाता है गोल्ड नंबर। जैसे मान लो आपने 200 मिलीग्राम ऐड किया है लायोफिलिक का, जिसने प्रेसिपिटेशन रोक दिया, तो आप बोलोगे गोल्ड नंबर हो जाएगा 200। लेकिन अगर मान लो 500 मिलीग्राम ऐड किया, सोचो तो गोल्ड नंबर कितना हो जाएगा, 500। 300 मिलीग्राम ऐड किया, गोल्ड नंबर 300। ठीक। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि भाई ग्राम में क्यों नहीं लिया, भाई डेफिनेशन है, डेफिनेशन मिलीग्राम में बनाई गई है, आपको इसी तरह से याद रखना है, एज इट इज यही डेफिनेशन याद रखनी है। यस, एज इट इज यही डेफिनेशन है ना। और कितने को बचाना है, 10 ml को ही बचाना है। किससे बचाना है, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड से बचाना है। 10 ml को बचाना है 1%, 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड से बचाना है, तो उसके लिए आप कितना इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे मिलीग्राम में, उसको बोला जाता है गोल्ड नंबर। यही चीज लिखी हुई है कि गोल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम होगी, है ना। और लिखता है कि जो आपका जिलेटिन होता है, जो आपका स्टार्च होता है, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम प्रोटेक्टिव पावर होती है। जिलेटिन की प्रोटेक्टिंग पावर सबसे मैक्सिमम होती है और जो स्टार्च होता है उसकी मिनिमम होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको समझा दी। बाकी ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जैसे हमारे चोट लग जाती है, सोच के देखो, चोट लगी तो ब्लड आने लग गया, है ना। कट लग गया तो ब्लड आने लग गया। ब्लड जो आपका नेगेटिव सोल है, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर फिटकरी लगा लेते हो, है ना। जैसे अगर मान लो कोई दाढ़ी वाड़ी बनवाने उसके पास जाता है ना, बार्बर की शॉप पे, और अगर मान लो कट लग जाए तो बार्बर क्या करता है, उसके ऊपर फिटकरी लगा देता है। फिटकरी देखी आपने, फिटकरी में क्या होता है, फिटकरी होती है पोटाश एलम। यस, उसमें क्या होती है, पोटाश एलम। तो पोटाश एलम जो होगा वो क्या करता है, जो ब्लड है उसका कोगुलेशन कर देता है। जो ब्लड बाहर आ रहा है उसका कोगुलेशन कर देता है। ब्लड का कोगुलेशन कर दिया तो उसका थक्का जम जाएगा ब्लड का, और फिर ब्लड आना रुक जाएगा। यस, उसका ब्लड आना रुक जाएगा। क्यों रुक गया, बिकॉज ऑफ कोगुलेशन। कोलोइड की ही आपकी एप्लीकेशन वहां पर काम में आ रही है। ठीक है, हाँ जी। देखो जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, on addition of 1 ml solution of 10% NaCl, 10 ml red gold sol in the presence of 0.0025 gram of starch, the coagulation is just prevented, है ना। मतलब आपको कोगुलेशन को रोकने के लिए स्टार्च कितना डालना पड़ा, स्टार्च डालना पड़ा 0.0025 ग्राम। कितना डालना पड़ा बेटा, 0.00525 ग्राम। बेटा अगर आप इसको देखोगे ना तो ये कितना मिलीग्राम है, सर ये है 0. नहीं, ये है 2.5 मिलीग्राम। यस, ये कितना है बेटा, 2.5 मिलीग्राम। तो ये हो जाएगा इसका गोल्ड नंबर। इसका गोल्ड नंबर कितना हो जाएगा, 2.5। यहां पर 2.5 है ना। इसका गोल्ड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 2.5। कितना मिलीग्राम आपने डाला है वही बेटा गोल्ड नंबर होगा। तो यहां पर ग्राम दिया हुआ था, कितना ग्राम डाला है, बताओ गोल्ड नंबर कितना होगा। तो हमें उस ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। मिलीग्राम ही आपका गोल्ड नंबर होने वाला है। क्लियर, ठीक है जी। बाकी मैं कुछ इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं बेटा, है ना। मैं कुछ उसमें क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना। ऑलराइट, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से करना। इसके बाद ये प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जो इस पे बेस्ड है। एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सीधा सीधा आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, जैसे ये 2022 का है, इसको आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है ना। और ये खुद से ही करने हैं, मैं इनके आंसर भी डाल दूंगा ज्यादा कहोगे तो, ठीक है ना। इसका आंसर भी डाल दूंगा,
जिससे कि आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, है ना, कि वो सही है या फिर नहीं है। और क्योंकि ये पीवाईक्यूज है तो पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन तो आपको नेट पे मिल ही जाएंगे। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में डाउट होता भी है तो उसको आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप लोग प्रीवियस के क्वेश्चंस की आपके पास बुक है या फिर कुछ भी है तो उसमें से देख सकते हो, है ना, अपना आंसर मैच कर सकते हो। लो जी लो जी लो जी, अब है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इमल्शंस। ठीक है ठीक है, लास्ट टॉपिक जिसका नाम क्या बेटा, इमल्शंस। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन हम लोगों ने पढ़ा था। इमल्शन एक तरह का ऐसा कोलोइड होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है ना, दोनों लिक्विड होते हैं। मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, अगर आप उनको मिला दो तो जो चीज बनेगी उसको बोला जाएगा इमल्शन, है ना, जो चीज बनेगी उसको बोला जाएगा इमल्शन। बेटा इमल्शन दो तरह का होता है, इमल्शन दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप, OW टाइप। ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल जो है वो है आपका डिस्पर्स्ड फेज और जो वाटर है वो है डिस्पर्शन मीडियम। ऑयल इन वाटर टाइप, और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल टाइप। वाटर इन ऑयल, देखो नाम से पता लगाओ, नाम से पता लगाओ। ऑयल इन वाटर, बेटा जेल वेल नहीं पढ़ना है, हमें जेल नहीं पढ़ना है ना। ऑयल इन वाटर, वाटर आपका डिस्पर्शन मीडियम है, ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेज है। और वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल आपका डिस्पर्शन मीडियम है, वाटर आपका ऑयल आपका डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है ना, एग्जांपल आपके सामने लिखा है। मिल्क जो होता है वो और वेनिशिंग क्रीम है वो किस में आती है? ऑयल इन वाटर। वाटर आपका होता है डिस्पर्शन मीडियम, उसमें ऑयल प्रेजेंट होता है। और बटर हो गया, क्रीम हो गया, ये आते हैं किस में? वाटर इन ऑयल में। ठीक है ठीक है। अब ये जो इमल्शन होता है ऑयल इन वाटर का, है ना, ये अनस्टेबल होता है ना, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है? अरे भैया देखो, वाटर होता है आपका पोलर, सोच के देखो, ऑयल इन वाटर जो है वो अनस्टेबल क्यों होता है? बिकॉज वाटर है पोलर, वाटर है पोलर, और जो आपका ऑयल होता है बेटा ये होता है नॉन पोलर। भैया इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। अगर इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो ये स्टेबलाइज भी नहीं रह पाएंगे। भाई बात तो यही है ना, ये दोनों स्टेबल नहीं रह पाएंगे, है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो सर क्या करें? इन दोनों को एक मंच पे लाने के लिए, है ना, इन दोनों को एक मंच पे लाने के लिए, इनके बीच एक अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इसमें एक नई चीज ऐड करनी पड़ेगी। अ थर्ड कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है जिसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। जिसको क्या बोला जाता है बेटा? इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये क्या करता है? एक फिल्म का फॉर्मेशन करता है। किस किस के बीच? आपके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच, ऑयल और वाटर के बीच। याद करो, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। जैसे मान लो आपके मुंह पे ऑयल आ गया, आप उसको धोने गए पानी से, तो पानी से आपका वो जो ऑयल है वो निकलेगा नहीं। आप क्या यूज करोगे? या तो साबुन यूज करोगे या फिर फेस वॉश यूज करोगे, यही तो करोगे। अब ये जो ऐसा वो धुलता क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऑयल है वो है लिक्विड, आपका नॉन पोलर, और जो पानी है वो है पोलर। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते नहीं, इन दोनों की बनती नहीं है। तो आपने क्या यूज किया? साबुन यूज किया। साबुन इन दोनों की दोस्ती करवाएगा, साबुन इन दोनों के बीच एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, है ना, और वो था क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। साबुन की वजह से आपका जो ऑयल है वो निकल जाता था। वहां पर भी बाद में धोना पानी से ही पड़ता था, लेकिन डायरेक्ट पानी से धोगे तो नहीं काम चलेगा, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। मेरी बात तो मैं समझ में आ रही? तो सेम चीज यहां पर है कि ऑयल इन वाटर में ऑयल और वाटर, वाटर पोलर है, ऑयल नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आएंगे। इन दोनों को एक दूसरे कांटेक्ट में लाने के लिए हमें तीसरी चीज डालनी पड़ती है जिसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट, है ना। इमल्सिफाइंग एजेंट इन दोनों के बीच एक लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। अब आपके सामने ये एग्जांपल लिखे हैं बेटा, ये एग्जांपल याद कर लेना कि किसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा होता है। प्रोटीन हो गया, गम्स हो गया, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप हो गए, ये इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन के, ठीक है ना। और हैवी मेटल, सॉल्ट, फैटी एसिड, लॉन्ग चेन अल्कोहल, लैम्ब्लेक, ये होते हैं वाटर इन ऑयल टाइप के। ये इमल्सिफाइंग एजेंट याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। इनका और कोई इलाज नहीं है कि इसके लिए इमल्सिफाइंग ये होंगे, इसके लिए इमल्सिफाइंग एजेंट ये होंगे। और जो आपके इमल्शंस होते हैं, ये इमल्शंस भी क्या शो करते हैं बेटा? ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि एक तरह का इमल्शन भी तो उसी कैटेगरी में आता है ना, कोलोइड वाली कैटेगरी में तो था, टाइप्स ऑफ कोलोइड में तो था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। तो इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन है ना, इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद से करना है होमवर्क में, इसको भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर देखो, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, ये दो छोटे छोटे से टॉपिक्स है, कर लोगे क्या खुद से?
अपने आसपास आप कोलॉइड कहां देखते हो? अपने आसपास एक कोलॉइड देखते हो कि स्काई का ब्लू कलर होता है ना, स्काई का ब्लू कलर होता है। क्यों? क्योंकि जो स्काई मतलब एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में प्रेजेंट हैं, वो कोलॉइड की तरह बिहेव करते हैं और कोलॉइड क्या करेगा, उसको ब्लू कलर की जो रेज होती हैं, रेडिएशन होती है, उसको स्कैटर कर देता है। इस वजह से आपको ब्लू कलर दिखाई देता है ना। जैसे आपका फॉग, मिस्ट, रेन, ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? कोलॉइड के, है ना। मिल्क हो गया, बटर हो गया, हलवा, आइसक्रीम, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? कोलॉइड के। ब्लड हो गया, ये आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना, है ना, है ना। और कहता है कि एलम जो उसके ऊपर डालते हो ना, एलम, एलम ब्लड को रोकने, ब्लड को बाहर आने से रोक देता है। उसका मैं रीजन बता दिया कि वो उसके ऊपर कोगुलेशन कर देगा और उसकी वजह से बाहर आना रुक जाएगा, है ना। एक और बढ़िया चीज लिखिए, देखो, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है ना। डेल्टा देखा आप लोगों ने? डेल्टा कहां बनता है? जहां पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है, वहां पर डेल्टा बनता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नदी का पानी होता है वो एक कोलॉइड होता है, क्ले का कोलॉइड होता है, और जो समुद्र होता है उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। जहां नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलेगा, जो सॉल्ट प्रेजेंट है सी वाटर में, वो क्या करेंगे, जो आपका नदी का पानी है उसका कोगुलेशन कर देंगे। उसके अंदर जो क्ले प्रेजेंट है उसका कोगुलेशन कर देंगे। जो क्ले है वो सेटल डाउन हो जाएगी, उसी को आप डेल्टा बोलते हो, उसी को आप डेल्टा बोलते हो। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोलॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड। ये चीज आप खुद से एक बार पढ़ोगे, ये आपके एनसीईआरटी में आधा पेज दिया हुआ है सबसे लास्ट में, है ना। ये सबसे लास्ट में एनसीईआरटी का आधा सा पेज दिया हुआ है। एक बार के लिए बेटा आप इस पेज को खुद से पढ़े जरूर, ठीक है। इस पेज को आप खुद से जरूर पढ़े, वहां से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्लियर है? आप बेटा इसके वो भी कर सकते हैं। हाँ, होमवर्क में क्या हो जाएगा बेटा, आज आपको डीपीपी मिली है, वो वाली डीपीपी आपको सॉल्व करनी है, और यहां पर जो क्लास में दिया है होमवर्क, वो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, चलिए चलिए। हाँ, तो लास्ट में मैंने 5 मिनट बचा ही लिए, है ना। एग्जैक्टली तो 3 मिनट है, बट फिर भी मतलब कुछ तो टाइम बचा ही लिया मैंने, है ना। देखो यार, सारी चीज से जो ज्यादा जरूरी चीज है ना, वो है आप लोगों के लिए आपका सिलेबस, है ना। और मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। ये बात तो चलो ठीक है, आज नहीं तो वापस जब मिलेंगे उस समय कर लेंगे, लेकिन सिलेबस थोड़ा टाइम पे खत्म करना और अच्छे से कंप्लीट करना, वो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, कि जो मुझे टाइम दिया गया था, है ना, जो मुझे टाइम दिया गया था, आज की डेट, ये आज से 2-2.5 महीने पहले जब हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था, उस समय बोला गया था कि भाई इस तारीख तक को आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों के योगदान की वजह से, है ना, आप लोगों ने भी इसमें बड़ी हेल्प करी। इसकी वजह से हमारा जो सिलेबस है वो विदाउट एनी डिले, एक सिंगल दिन के डिले के बिना आज अपना सिलेबस खत्म हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें चलो ठीक है, आप लोगों का भी बिल्कुल रोल रहा है ना। और मेरी आप लोगों से उम्मीद अब यही है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गया, चलो मान लिया, लेकिन इसको अब छोड़ना नहीं है ना। ऐसा नहीं करना है कि भाई अब जैसे मान लो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आएगा तो हम फिजिकल को पढ़ना ही छोड़ दे। नहीं, आपने इतने टाइम जो मेहनत करी है फिजिकल केमिस्ट्री पे, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप रिवाइज जरूर करते रहें। जैसे ही मान लो आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, 8-10 दिन में एक बार कोई फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठा के रिवाइज कर लिया, है ना। नोट्स ही रिवाइज कर लो, भले ही क्वेश्चंस भले ही प्रैक्टिस मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन नोट्स ही भले ही रिवाइज कर लो, आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपने 2 महीने फिजिकल केमिस्ट्री को छेड़ा भी नहीं ना, तो फिर सब कुछ दिमाग से चला जाएगा। ये काम नहीं करना है। आपका जो टेस्ट प्लानर है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई कर लेनी है ना, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी आ रहा है, और अगर नहीं भी आ रहा ना यार, तब भी आप, मैं तो कहता हूं 8-10 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज जरूर करो, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो इस बात को आप लोग याद रखें, ये बहुत ही जरूरी है। और बाकी चीजें, अब अगर मैं वापस आप लोगों से मिलने की बात करें तो हम लोग वापस दिसंबर में शायद मिलेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो। 11th का रिवीजन भी मैं ही आपको करवाने वाला हूं। 11th का जो फिजिकल का रिवीजन है वो हम लोग करेंगे, तो उस समय आप लोगों से वापस मुलाकात होगी, है ना। और अगर इस बैच की बात करें तो फिजिक्स वाला में पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे ये मेरा पहला लाइव बैच था, है ना। इससे पहले मैंने
रिकॉर्डेड सेशन लिया था, रिकॉर्डेड बैच लिया था एक। वैसे अगर मैं फुल फ्लेज बैच की बात करूं तो हालांकि पिछली बार जितने भी मेरे पास बैच थे, नीट का भी बैच था मेरे पास, जेई का भी बैच था वो, लेकिन वो रिकॉर्डेड थे। ये मेरा पहला सबसे बड़ा लाइव बैच था फिजिक्स वाला का, पीडब्ल्यू का। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, है ना? क्यों भाई? और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं इसको पूरा कर पाया और टाइमली पूरा कर पाया। और जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि स्टूडेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है जब सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होता है तो, है ना? और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि ऑनलाइन, अगर मैं बात करूं ऑनलाइन सेगमेंट की, तो बहुत परेशानी होती है टीचर्स को कि जो बच्चे होते हैं उनकी क्लास में बहुत ज्यादा स्पैम करते हैं, है ना? कई बार टीचर नाराज भी हो जाता है उसके चक्कर में ना, गुस्सा भी आ जाता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है ना? और बिल्कुल नेचुरल है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि टीचर जब यहां पढ़ाता है तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाता है ना? एकदम जी जान लगा के पढ़ाता है। और उसकी क्लास में अगर कोई ऐसे स्पैमिंग वगैरह होती है तो उसको दिक्कत आती है ना? उसका कंसंट्रेशन भंग होता है और उसकी वजह से पढ़ाई पे भी इफेक्ट आता है, बाकी लोगों की भी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यार मेरी क्लास में मुझे ये सारी चीजें फेस करने को नहीं मिली, है ना? तो इस बात के लिए आप लोगों को हेड्स ऑफ, आप लोगों को सल्यूट है कि आपने इतना मुझे परेशान नहीं किया। और इस चीज को मतलब जितना कम हो सके ना यार, किसी को नहीं करना चाहिए, कोई भी टीचर हो भले, उसकी क्लास में स्पैमिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं आई, है ना? वो शायद ऊपर वाले का मतलब ऐसा रहा और आप लोगों की बड़ी मेहरबानी रही, यस, कि ये सारी चीजें मेरी क्लास में नहीं हुई, है ना? और होनी भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो भी टीचर आ रहा है यहाँ अपनी मेहनत से पढ़ा रहा है यार, ये चीज आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, यस। और इसके बाद है आपका इनऑर्गेनिक है। आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग अपना जो भी टॉपिक है उसको एकदम जी जान लगा के तैयार करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद करने वाली रहेंगी, तो एकदम अपने क्लियर माइंड से उनको याद करें, क्योंकि चीजें हैं तो हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं जो आपको ये वाला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, है ना? तो वो तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कंटेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? आप लोग बस जी जान लगा के पढ़ाई करें, ठीक है? और आप सब लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिस दिन अभी जैसे नीट वगैरह का, जेई वगैरह, नीट का रिजल्ट कलेक्शन चल रहा है कि यार कौन सा बच्चा कहां से पढ़ा हुआ था, है ना? तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों से मैक्सिमम जो बच्चे हैं, मैं तो कहूंगा सारे बच्चे, एक बहुत अच्छी कॉलेज में, एक बहुत अच्छी उनको रैंक के साथ एक बहुत शानदार कॉलेज मिले, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिले, है ना? और जिस दिन हो, मतलब आप लोगों का जब आपसे रिजल्ट कलेक्शन हो, जब आप फॉर्म फिल करें और उसमें लिखें कि हाँ भाई मैं लक्ष्य जेई 1.0 का स्टूडेंट रहा हूं, और जब ये चीज हमें मिलती है, ये जब ये डेटा हमें मिलता है कि भाई आपके बैच से सर लक्ष्य जेई 1.0 से इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो हमारा जो सीना वो एकदम चौड़ा हो जाता है और हमें लगता है कि यार हमने जो पूरे साल भर मेहनत करी है उसका रिजल्ट यहाँ आके मिला है ना? ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों के लिए तो प्राउड मोमेंट होता ही है, आपकी फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट होता है। लेकिन बिलीव में, विश्वास करो आप इस चीज का, कि जितना आपकी फैमिली को, आपको खुशी होती है, उतनी खुशी आपके टीचर को होती है ना? कि यार मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा एक अच्छी कॉलेज में पहुंचा है। वो दिखता है टीचर को कि यार उसने एक बच्चे के साथ काम किया और वो जो बच्चा है वो एक अच्छी कॉलेज में आज पहुंच रहा है, उसका फ्यूचर एकदम बढ़िया हो जाएगा उसके बाद, अगर वो आगे मेहनत करेगा तो टीचर भी बड़ा ही उतना ही इमोशनल रहता है इन सारी चीजों को लेके, है ना? वो भले ही हो सकता है आप टीचर से मिलते नहीं हो तो आपको उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स का नहीं पता लगता। आप अपने कनेक्शन में आपके फ्रेंड्स का पता होता है, पेरेंट्स का पता होता है। ऑनलाइन सेगमेंट में हम लोग टीचर से मिलते नहीं है, बट बिलीव मी, आप विश्वास कीजिए, हम टीचर्स को भी उतनी ही खुशी होती है जितनी आपको या फिर आपके पेरेंट्स को होती है आपका रिजल्ट देख के। तो जब भी आप लोगों का रिजल्ट आएगा, है ना, अपना मेहनत आप अपने हिसाब से 100% पूरी ईमानदारी से करें। जो भी आपका रिजल्ट आए कोई दिक्कत नहीं है ना? ये दुनिया सिर्फ आईआईटी या फिर एनआईटी के बाद जाके खत्म नहीं हो जाती, है ना? ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटीएन या फिर एनआईटीएन नहीं बन पाया, अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया तो उसके लिए सब कुछ लाइफ खत्म है, नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन आप लोग अपना 100% दें, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये चाहता हूं, क्योंकि अगर आपको 100% मेहनत करने की आदत है तो आप लोग लाइफ में हमेशा सक्सेस होगे, कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह सेटल हो जाओगे, है ना? तो ये चीज सबसे जरूरी है। और जब आप लोगों का रिजल्ट आए तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भाई रिजल्ट बताएं जरूर कि सर ये था, मैं इस बैच में पढ़ा था और, है ना, मेरा ये रिजल्ट रहा है। जैसा भी है, ऊपर नीचे जहां पर भी है ना, सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं, उसमें हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। यस, हाँ, तो हम लोग अब
वापस वापस मिलेंगे। और जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है ना, जब रिजल्ट सेलिब्रेशन होता है तब आप टीचर से मिलते हो। जैसे अभी जेई का रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा तो जितने भी बच्चे होंगे जिनका रिजल्ट ठीक रहा होगा वो सारे बच्चे आएंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में, टीचर्स होंगे, तो वहां पर आप टीचर से मिल भी सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ मुलाकात मेरी वहां पे हो, है ना। और आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई निकालें यार, है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में जेई निकालें, और यही वो बैच हो जिससे सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो, है ना, वो सबसे बड़ी बड़ी चीज हो। यस, हाँ जी। तो एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इन 2-2.5 महीनों में हमारा जो बॉन्डिंग रहा है वो बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग हो गया था, है ना। और किसी भी टीचर के लिए भी किसी भी बैच को छोड़ना अपने आप में एक इमोशनल मोमेंट होता है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको लगता होगा कि यार ये तो टीचर है, मतलब इतने सारे बैचेस लेते होंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना, एक बैच छोड़ के दूसरे में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और मेरे लिए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये मेरा, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि ये मेरा फर्स्ट लाइफ बैच था जो मैंने फिजिक्स वाला ऐप पे लिया, पीडब्ल्यू ऐप पे लिया, तो ऑब्वियस है मेरा इस बैच के साथ कनेक्शन थोड़ा अलग तरीके का रहेगा, है ना। अब हालांकि मैं अर्जुना में भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन वो मेरा सेकंड बैच है, और इसके बाद मैं प्रयास 2.0 में भी जा रहा हूं, वहां पर भी मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बट वो सारे के सारे जो बैचेस है वो इसके बाद आए, है ना। तो जो फर्स्ट बैच होता है उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अलग तरीके की होती है, और है ना। तो आप लोग मतलब अपनी ईमानदारी से भाई मेहनत करें, और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और आप अपने आप को प्राउड फील करवाएं। आपके जो पेरेंट्स हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपका उनका बच्चा एक बहुत अच्छी जगह पे जाएगा, उनका आप सपना पूरा करें, ठीक है ना। तो जाते जाते फिर 2 लाइन हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग अपना सेशन करेंगे खत्म। यस यस यस, है ना, है ना, है ना, हाँ जी, ठीक है। तो कुछ लास्ट में 2 लाइंस हैं जो मैं हमेशा बोलता हूं यार, है ना, उसी के इर्द गिर्द है कि आप लोग पढ़ाई करें और खुश रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, खुश रहना, आपके पेरेंट्स को आपकी अच्छी शक्ल दिखाई दे, वो सबसे जरूरी चीज है। बहुत ज्यादा आपको वो प्रेशर में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी होगे ना तब भी आप कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। तो खुश रहें, खुश रह के आप पढ़ाई करें। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता हूं, क्लास के लास्ट में भी। तो इसी के इर्द गिर्द 1-2 लाइन छोटी सी लिखी है कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल रखना, कहता है कि कुछ यादें तुम मेरी संभाल कर रखना, खुश रहना और अपना ख्याल रखना, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है, लेकिन इस चीज के एश्योरेंस के साथ कि हम लोग वापस मिलेंगे जब मैं आपको रिवीजन करवाने आऊंगा क्लास 11th का। उस समय आप लोग सब वेट करेंगे, है ना, कि हमारा सिलेबस खत्म हुआ और वापस फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट होगा। उस समय हम लोग मिलेंगे। उसके बाद वापस रिवीजन होगा जब जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपका जेई मेंस और एडवांस का रिवीजन स्टार्ट होगा, उस समय भी हम लोग वापस मिलेंगे। और फिर उसके बाद जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा जेई का, उस दिन आपसे वापस मुलाकात होगी। तो ये कोई अंतिम अलविदा नहीं है हम लोगों का, है ना, हमारी मुलाकात होती रहेगी टाइम पे, ठीक है। फिर तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब बहुत टाइम बाद। तब तक आप सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।